सुप्रभात बच्चों, मैं रागिनी श्रीवास्तव कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पुस्तिका का नाम है मणिका हिंदी व्याकरण भाग 7। बच्चों, ये आपकी नई पुस्तिका है, देख लीजिए। आप लोग भी अपना किताब खोल लीजिए सामने में और ध्यान से आप लोग भी पढ़िए। और इसी का हम आज पहला पाठ आप लोगों को शुरू कर रही हूँ। देखिए बच्चों, पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं, यानी अपना मन का विचार दूसरे के सामने जिस माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है। और व्याकरण क्या है कि व्याकरण से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध रूप में लिखना हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने भाव को प्रकट करता है। जैसे पंछी चहचहाते हैं तथा विभिन्न जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, परंतु मनुष्य एक विवेकशील चिंतन प्राणी है। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने अपेक्षाकृत परिष्कृत रूप अपनाया है। उसने शैन्य भाषा का आविष्कार किया है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। प्रारंभ में मनुष्य भी संकेत द्वारा अपने विचार व्यक्त करता था, परंतु संकेतों द्वारा अपनी बात को पूरी तरह से कह पाना संभव नहीं है। इसी कारण उसने मुख से निकली ध्वनियों को अपने विचार अभिव्यक्ति का साधन बनाया। धीरे धीरे ध्वनियों से मिलकर शब्द बने, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा। प्रारंभ में भाषा का मौखिक रूप अस्तित्व में आया, किंतु जब अपने विचारों को संचित रखने की आवश्यकता महसूस हुई तो भाषा को लिखित रूप का विकास हुआ। देखिए बच्चों, पहले क्या था कि संसार में हर कोई अपने भाव को प्रकट करता था। पंछी हैं, चहचहा करके अपनी बात बोल देते हैं। जानवर भी हैं, तरह तरह से आवाज़ निकालते हैं और अपनी बातों को प्रकट करते हैं। लेकिन मनुष्य है, एक विवेकशील प्राणी है। वो अपने भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए उन लोगों के अपेक्षा आपको उत्तम रूप अपनाया और धीरे धीरे उस रूप को भाषा में परिवर्तन हो गया। भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, यानी भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। प्रारंभ में मनुष्य भी क्या करते थे कि संकेत के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते थे, लेकिन संकेत के द्वारा तो सभी बात को पूरा कह पाना संभव नहीं है। कुछ ही बातों को आदमी संकेत के द्वारा आदमी बोलता है या समझते हैं, लेकिन सभी बातों को मनुष्य संकेत के द्वारा समझा दे, ये असंभव है। इसी से क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ कि मुख से जो आवाज़ निकलता है, जो ध्वनि निकलता है, तो उसी को अपना विचार व्यक्त करने का साधन बनाया। धीरे धीरे ध्वनियों से मिल करके जो ध्वनि आया उसका चिन्ह बना तो उसे क्या हुआ कि उसे शब्द बनने लगे और शब्द से वाक्य बनने लगे और वाक्य से भाषा। तो प्रारंभ में भाषा का जो मौखिक रूप जो अस्तित्व में आया, सिर्फ लोग बोलते ही थे। लेकिन जब संचित यानी उसको जब रखने की आवश्यकता महसूस हुई कि हम इस विचार को हम रखें, तब जा कर के लिखित रूप का विकास हुआ। क्योंकि अपने कोई भी विचार को हम अगर संचित करके रखना चाहेंगे तो उसको लिखना आवश्यक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब ये विचार आया तो लोगों ने लिखित भाषा का विकास किया। अब देखिए, दो बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं आपको, अरे राहुल तुमने कितना सुंदर चित्र बनाया है। दूसरा बोलता है, देव क्या सच में ये सुंदर है? फिर बोलता है, हाँ सच में ये सुंदर है। ऊपर बने पहले चित्र में राहुल और देव बोल करके और सुन करके दूसरे के विचार जान रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों, जब हम कोई बोल करके या सुन करके बात समझते हैं ना, तो ये भाषा का मौखिक रूप है।
दूसरे चित्र में माँ किताब पढ़कर किताब की लिखी बातों को जान रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। आप देखिए चित्र में माँ जो है किताब पढ़ रही हैं, यानी किताब में जो लिखा होगा उसे पढ़कर वो समझ रही हैं। तो यहाँ पर ये लिखित हो गया आपको भाषा। अतः स्पष्ट है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। यानी बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भाव को बोलकर या लिखकर जब व्यक्त करते हैं और दूसरे उनके भाव को और विचारों को सुनकर समझते हैं, इसे ही हम भाषा कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़े बच्चों कि भाषा के बारे में। जैसा कि भाषा की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप हैं। बच्चों, इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, एक हो गए मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। चलिए अब हम लोग मौखिक भाषा पढ़ें। मौखिक भाषा, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, वो मौखिक भाषा कहलाता है। बच्चों, जब बोलने वाला वक्ता यानी बोलने वाला अपनी बात कहता है और सुनने वाला श्रोता यानी सुनने वाला उनकी बात को समझता है, तो इस तरह भाषा का ये रूप हो गया कि एक व्यक्ति बोलकर अपना विचार प्रकट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर आपको उसको समझ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे टेलीफोन पर बात करना, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो के कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। टेलीफोन पर जो बात करते तो हम लोग बोलते ही हैं और दूसरे लोग सुनते हैं। भाषण में भी क्या होता है, हम लोग सुनते हैं और बात को समझते हैं। वार्तालाप में भी यही होता है, कोई लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग सुनते हैं, उसको बात को समझते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है, यानी वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर उस बात को समझते हैं। अब आगे बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा में इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव को प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसको समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, लिखित भाषा में एक व्यक्ति इसमें क्या होता है कि वो लिख करके अपने बात को प्रकट करता है, अपनी बात, अपने विचार, अपना भाव, और दूसरे क्या होते हैं उसको पढ़ कर के समझते हैं, उनके विचार को समझते हैं, उनके भाव को समझते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये लिखित भाषा हुआ जिसमें एक व्यक्ति लिख के प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ के समझता है। तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण है। पत्र लिखकर भी हम लोग बताते हैं अपने मन की बात को या अपने भाव को। लेख पढ़ते हैं तो हम लोग भी लेखक की सारी बातों को समझते हैं पढ़ करके। कोई पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहानी भी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, इस तरह से समाचार पत्र है, कहानी है, किसी की जीवनी है, ये हम लोग किसी का लिखा हुआ है जो अपनी बात को प्रकट करते हैं लिख के, और हम लोग उसको पढ़ के समझते हैं। तो ये हुआ लिखित भाषा का रूप हुआ। इस भाषा के अलावा एक और भाषा है बच्चों, सांकेतिक भाषा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम इसका उपयोग होता है सांकेतिक भाषा का। जैसे जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तो वह सांकेतिक भाषा होता है। जब इशारों में आपको संकेत के द्वारा कोई बात समझाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे देखिए, चौराहे पर खड़े यातायात नियंत्रण करते सिपाही के संकेत, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। सांकेतिक भाषा का आपको अध्ययन बच्चों व्याकरण में नहीं किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते ज़रूर हैं और इसको हम लोग समझते भी हैं।
जैसे कि आपको चौराहे पर सिपाही को देखेंगे, आपको हाथ के इशारे से करता है तो रुकना है तो रुक जाते हैं, हाथ हिलाता है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ, तो ये कम ही बातों को इशारों में आदमी समझता है, इसी से सांकेतिक भाषा कहते हैं और इसे कम मतलब के उपयोग किया जाता है। बच्चों अब ये तो हो गया, भाषा का रूप पढ़ लिए आप लोग। अब हम लोग चले मातृभाषा पढ़ें हम लोग। मातृभाषा क्या कहलाता है? बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चों जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो कहीं का भी हो, है ना, लेकिन उसके परिवार में जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा में वो लोग बातचीत करते हैं, छोटा बच्चा पहले उसी को सीखता है और जब उसको सीखता है यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। इस प्रकार बच्चों वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता व अपनाता है वो मातृभाषा कहलाती है। बच्चों याद रखेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, यानी बच्चा अपने घर में जब छोटा रहता है, जन्म लेता है, तो जिस भाषा को सीखता है अपने घर में, जो भाषा बोली जाती है घर में और वो सीखता है और अपनाता है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चों अब राष्ट्रभाषा पढ़ रहे हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी आदि। हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। देखो बच्चों, राष्ट्रभाषा कहते हैं कि जिस देश में वहाँ के अधिकांश निवासी जिस भाषा को ज़्यादा समझते हैं और प्रयोग करते हैं उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, किसी भी देश के। और सभी देश का अपना अपना अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका में अंग्रेजी है, चीन में चीनी है, जापान की जापानी है, रूस की रूसी है। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश में आपको लगभग 70-75% लोगों के द्वारा आपको हिंदी पढ़ी जाती है, समझी जाती है, लोग बातचीत करते हैं, इसीलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। बच्चों आज आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ और अब दूसरे दिन पढ़ाऊँगी। चूँकि आप लोग इसको शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, अपने से इसको दोहराएंगे। चलिए आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।